Hello friends, welcome in Heal Psycholab and let's start the set 20 June 2013 paper 2 and let's start. Question number 1. Substantially higher performance score the verbal score on the subset of Wechsler Adult Intelligence Scale indicates. देखिए आपको पता है वेस के दो सब टेस्ट होते हैं. पहला होता है वर्बल और दूसरा होता है परफॉर्मेंस. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो कह रहा है कि अगर आपके मान लो किसी बच्चे का आपने टेस्ट किया और उसका परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो बेटर आता है परफॉर्मेंस स्कोर रेदर देन वर्बल स्कोर, तो क्या इंडिकेट करता है? तो वो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे में जो है लर्निंग डिफिकल्टीज़ है. इट मीन्स उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है. अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसका स्कूलिंग इशूज़ हो. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टीज. क्वेश्चन नंबर 2. रुचि रिमेंबर्स दैट व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड शी वाज विम्सिकल. दिस मेमोरी ऑफ रुचि इज. देखिए जब मेमोरी वो ऐसी बात कर रहा है जिसमें उसके लाइफ इवेंट से बात हो रही है, तो विम्सिकल का मतलब होता है फैंसीफुल या सनकी. तो जब वो रुचि जो अपने बचपन की बात कर रही है कि वो जब छोटी थी तब वो विम्सिकल थी, तो जब कोई भी आपके लाइफ इवेंट की बात होती है ना तो वो एपिसोडिक मेमोरी होती है. सिमेंटिक मेमोरी होती है दैट इज रिलेटेड टू फैक्चुअल एंड फैक्ट्स. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सो दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक मेमोरी. और सेंसरी मेमोरी तो आपको पता है 3 पार्ट्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और एलटीएम, है ना. और एमेंसिक का मतलब होता है विच इज फॉरगेटफुल. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 3. विच इज द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो कौन सा सबसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है? तो वैसे तो ये सारे ही हैं बट द करेक्ट आंसर इज फिक्सेशन. जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कहीं आप एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते तो आप कोई नया रास्ता सोच ही नहीं पाते, जबकि और कहीं दूसरा बंदा आके, या आजकल बच्चे जो बड़े क्रिएटिव होते हैं इन मामलों में, तो अगर उनसे आप पूछेंगे तो दे विल गिव यू समथिंग अ डिफरेंट वे टू सॉल्व इट. तो आप एक फिक्सेशन आ जाता है, आप उस पर फिक्स्ड हो जाते हो और आप दूसरी तरीके से सोच ही नहीं पाते हो. ठीक है, तो दैट इज़. एंड कन्फर्मेशन बायस ये होता है कि जैसे मैं कोई बायस लेके बैठी हूँ और मैं लोगों से उस चीज़ पे एग्री चाह रही हूँ, तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशन बायस, है ना. एंड फंक्शनल फिक्सनेस मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है दूसरी तरीके से उसका यूज ही नहीं सोच पा रहे. मान लीजिए आपको किसी चीज़ को काटना है, आपके सामने क्या कहते हैं चाकू पड़ा है, लेकिन आप हमेशा कैंची से काटते हो, तो आप सोच ही नहीं पा रहे कि भाई मैं इससे भी काट सकता हूँ. तो यू आर नॉट गेटिंग समथिंग डिफरेंट वे. एंड मेंटल सेट का मतलब होता है एक मेंटल सेट फॉर्म कर लेना, कुछ नए वे से नहीं सोच पाना, उसी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के जो आपके एक्सपीरियंस थे उसी बेसिस पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो आंसर 3 का है बी. क्वेश्चन नंबर 4. The child who says milk gone is engaging in dash. This type of iteration demonstrate that children are actively experimenting with rules of. तो जो बच्चा है वो मिल्क गॉन बोल रहा है. देखिए बबलिंग का मतलब होता है, मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ सबका. बबलिंग का मतलब होता है जब बच्चा एक वर्ड में बोलता है और अपना पूरा होलो फ्रेज भी बोलते हैं उसको, जब वो अपनी पूरी बात कहना चाहता है. मान लो वो बोलता है मिल्क, इट मीन्स वो दूध मांग रहा है ना. सिंटेक्स का मतलब होता है सेंटेंस. जब आप एक ग्रामेटिकल फॉर्म में सेंटेंस यूज बनाते हो उसे सिंटेक्स कहते हैं. टेलीग्राफिक स्पीच वो होती है जिसमें जो है बच्चा 2 वर्ड्स यूज करता है और 2 शब्दों के, अब वो 2 वर्ड्स पे आ गया और जनरली 1.5 साल के आसपास होता है. सिंटेक्स का मतलब मैं बता ही चुकी हूँ, बबलिंग भी बता चुकी हूँ. सिमेंटिक्स मीन्स जिसका कोई फैक्चुअल मीनिंग हो. टेलीग्राफिक स्पीच में अब सब क्लियर कर चुकी हूँ. तो ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क गोन इज एंगेजिंग इन डैश दिस टाइप ऑफ इटरेशन डेमोस्ट्रेट. तो देखिए 2 वर्ड की बात कर रहा है, तो 2 वर्ड किस में आएगा? टेलीग्राफिक स्पीच. वो 2 ही ऑप्शन में है और यहाँ पे वो सिंटेक्स दे रहा है, सिमेंटिक्स नहीं दे रहा है. तो आंसर विल बी बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेजेस. अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, पिछली वाली में भी बता चुकी हूँ कि 4 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले होता है आप प्रिपरेशन करेंगे, फिर इंक्यूबेशन करेंगे, इल्यूमिनेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे. इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि यहीं पे ये आप अनकॉन्शियस फॉर्म में होते हैं और यहीं पे आइडियाज़ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. मैच द फॉलोइंग. यहाँ कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं और इनके कुछ फोकस एम्फोसाइजेस दिए हुए हैं. तो मैं आपको एक बार मैच करके बता देती हूँ कि फर्स्ट वाला जो ए है, कैगन एंड हैफमैन है, दैट इज हैज़ फोकस्ड ऑन द मेंटल मैनिपुलेशन. एंड जो सेकंड है सिल्वर मैन, ही हैज़ एम्फोसाइज्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. एंड दिस सी है दैट इज वाइट Whitaker, that is has influence on the goal directed process. And the last one is Humphrey is the mediating processes. Question number 7. So as per the option is the A is the part. Okay. Now question number
क्वेश्चन नंबर 7, थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स ब्रिंग्स चेंज इन एटीट्यूड। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे एटीट्यूड में चेंज लाती है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोलता है कि एटीट्यूड जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स इशू होता है क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स होती है। अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करके देखें तो वो कहीं ना कहीं इसका रीज़न दे रहा है। तो आंसर विल बी दी ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ मेमोरीज फिनोमेना दिए हुए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं सिमेंटिक मेमोरी की बात करूँ, मैं बता चुकी हूँ फैक्चुअल मेमोरी होती है, एपिसोडिक मेमोरी जो होती है आपकी लाइफ इवेंट से रिलेटेड, एंड प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है वो आपकी स्किल और हैबिट से रिलेटेड होती है। एंड प्राइमिंग मेमोरी जो होती है वो आपकी ऐसी मेमोरी जो होती है जो आपको न्यू मेमोरी लर्न करने में हेल्प करती है। तो यही ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो अगर आप सिमेंटिक की बात करें तो ऑप्शन 3, मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। और प्राइमिंग की बात करें तो इन्फॉर्मेशन दैट पीपल ऑलरेडी हैव इन स्टोरेज इज एक्टिवेटेड टू हेल्प देम रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन बेटर एंड फास्टर। एपिसोडिक memory is related to events that occur in a particular time, place or context, and the deep procedural memory is related to memory for skills and habits. क्वेश्चन नंबर जो है इसका सही आंसर आपका हो गया सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर इज 9, अ सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड 4 नॉनसेंस लेबल्स 1 by 1 ईच फॉर 2 सेकेंड। ध्यान से सुनिए, आपको 4 सिलेबल्स वो दे रहा है, वो भी नॉनसेंस। ठीक है, सिलेबल समझते हैं। जैसे अगर सपोज मैं आपको वर्ड लिख के देती हूँ एनवायरमेंट, जिसको मैंने बीच में हाइफन लगाया है। सिलेबल्स का मतलब होता है वर्ड्स को तोड़ के पढ़ना और उसमें एक आपका वॉवल ज़रूर होना चाहिए। जैसे सब में मैंने एक एक वॉवल लिया, तो इसे सिलेबल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं वो नॉनसेंस लेबल, और नॉनसेंस लेबल का मतलब है जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द 4 आइटम द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू काउंट बैकवर्ड अलाउड बाय थ्राइस फ्रॉम सम नंबर फॉर 50 सेकेंड। और जब उसको वो दिखा दिया तो उसको कहा गया कि वो हटा के कहा गया कि अब आप बैकवर्ड काउंटिंग करिए, 3 बार काउंटिंग करिए, कुछ नंबर्स बोलिए, और उसके बाद जो है उससे फिर से रिकॉल करने के लिए कहा गया नॉनसेंस लेबल। अब देखो यहाँ बात क्या हो रही है, अगर हम ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए ना तो भी हो सकता है। देखो, सेंसरी मेमोरी स्टेज की बात होती है 1 से 3 सेकेंड्स की, इससे ज़्यादा तो है तो नहीं, मैक्सिमम 5 सेकेंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वर्किंग मेमोरी को एसटीएम को ही वर्किंग मेमोरी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि इट इज गोइंग मोर देन 15 और 20 सेकेंड्स, एंड दैट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज फॉर जो 30 सेकेंड्स के अप्रॉक्स तक होल्ड करती है। Question number 10, when the previously learned task affects the mention of the retention of the task being currently acquired, the phenomena is referred to as। पहले एक मीनिंग समझिए। रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड, और प्रो का मतलब होता है न्यू। इतना समझ में आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि जब भी क्वेश्चन पढ़ना इस तरह के, तो बस ये देख लेना कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। नई इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है या पुरानी। अगर नई इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोएक्टिव हो जाएगा, और अगर पुरानी तो रिट्रो। तो सपोज व्हेन द प्रीवियसली लर्न टास्क अफेक्ट्स द रिटेंशन ऑफ टास्क बीइंग करेंटली एक्वायर्ड, द फिनोमेना इज रेफर टू एज। तो जो टास्क है वो करंटली एक्वायर्ड हुआ है। करंटली जो अफेक्ट किसको अफेक्ट कर रहा है, करंटली को, करंटली एक्वायर्ड टास्क को। तो करंटली के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रो, एंड अफेक्ट्स कर रहा है तो इसलिए इंटरफेरेंस नहीं आएगा, आंसर विल बी प्रोएक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो बाकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिटिव साइकोलॉजी ड्रॉ इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ही निकला हुआ है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन का रिगार्ड करती है, ह्यूमन के बारे में सोचती है। ठीक है, वो बाकी चीज़ों को हटा के। एंड बोथ ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी बिलीव इन पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज। यस, पॉजिटिव साइकोलॉजी एम्फसाइजिंग करती है होप पे, पॉजिटिव फीलिंग्स पे। ठीक है, सब कुछ वो पॉजिटिव वर्ड्स को, एडजेक्टिव्स को यूज़ करती है रदर देन गोइंग फॉर द नेगेटिव। वो कहती है कि नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है, फोकस फॉर द पॉजिटिव। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 12, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंशनल लर्निंग इज। पहले बात समझिए, इंस्ट्रूमेंशनल लर्निंग का मतलब होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, यहीं पे कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे व्हाट इज इंस्ट्रूमेंशनल, अब व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंशनल। अगर आपको याद हो तो इंस्ट्रूमेंशनल या ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय द स्कीनर, और एक स्कीनर बॉक्स सुना होगा जिसमें पिजन होता है। यस, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं। एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, यू नो, जो क्या कहते हैं, पैब्लोम ने किया था, जिसमें कंडीशनल स्टिमुली एंड कंडीशनल स्टिमुलाइज हुआ था। तो इन दोनों का मैकेनिज्म अलग है दोनों को करने का, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13, मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ थॉटसन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आर बेस्ड ऑन। तो मेजर क्रिटिसिज्म क्या है थॉटसन थ्योरी का,
तो देखिए इसने सब्जेक्टिव मेजर्स तो नहीं लिए, ऑब्जेक्टिव मेजर्स लिए थे, तो ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट है। रिस्ट्रिक्टेड हेट्रोजेनिटी इन अ सैंपल, हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि सैंपल जो है वो मिलते जुलते नहीं हो, ठीक है, तो यार वो तो प्रॉब्लम होगी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हेट्रोजेनिटी लेनी होती है। फिर है मेथड्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस, तो ये इन्होंने 2 पॉइंट्स जो है ये इनके सबसे बड़े क्रिटिसिम्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैंने एक पिक्चर ऐड की है AK सिंह से लेके, जो उनके जितना मैंने पढ़ा था वहाँ से, तो दिस इज़ आई एम एडिंग यू, एंड प्लीज़ एक बार जो है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इनकी थ्योरी को मल्टी फैक्टर थ्योरी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। कल के मैंने MCQs में भी इससे रिलेटेड एक ऐड किया था, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर जो है आपका आता है 14, हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन्स वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक फॉर इंडिविजुअल विद अ गिवन पॉपुलेशन। देखिए जो हेरिटेबिलिटी होती है इंटेलिजेंस में, वो एक्सप्लेन करती है कि वेरिएशन होता है जेनेटिक्स में इंडिविजुअल्स में जो गिवन पॉपुलेशन होती है। अर्लियर द चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव फैमिलीज वर अडॉप्टेड द हायर देयर इंटेलिजेंस स्कोर विल बी। तो पहले ऐसा हुआ होगा कि बच्चों को अडॉप्ट किया गया हायर डिप्राइव फैमिली से, और उनका देखा गया कि इंटेलिजेंस स्कोर बढ़ रहा है। देखिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, एक हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट की, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो द आंसर विल बी दी बी। क्वेश्चन नंबर 15, साइकोएक्टिव ड्रग्स अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम टू कॉज चेंज इन परसेप्शन और मूड। जो साइकोएक्टिव यानी साइकोएक्टिव ड्रग्स जो हैं, जो आपके मूड को एलिवेट करते हैं, तो इस तरह के जो ड्रग्स काम ही नर्वस सिस्टम पे करते हैं, वो होते ही न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये परसेप्शन और मूड को चेंज करते हैं, लेकिन उन्हें रीज़न दिया कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू परसेप्शन मूड, नॉट एट ऑल। जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो अराउजल एंड वेकफुलनेस एंड कॉन्शियस को एक्टिवेट करता है, रेगुलेट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर इज C, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे कुछ उन्होंने ग्लैंड्स दिए हैं और नीचे हार्मोन्स दिए हैं, मैं फिर भी फंक्शंस भी बता दूंगी। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को उन्होंने मैच किया है प्रोलैक्टिन से। अब प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क इजैकुलेट करता है मैमल्स में, ये मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडेनल कॉर्टेक्स, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ एडेनल ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, एडेनल कॉर्टेक्स एंड एडेनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करता है हार्मोन, एंड एडेनल मेडुला एड्रेनालाइन करता है, ठीक है। अगर हम पिनाइल की बात करें तो दैट इज प्रोड्यूस मेलेटोनिन, एंड मेलेटोनिन इज रिलेटेड टू स्लीप, ओके। तो ये हार्मोन्स है, और जो उनके मैं वर्क बता सकती थी मैंने बता दिया। सो एज पर द ऑप्शन इज डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईयर पार्ट्स गिवन बिलो। देखिए मैं इसको करने से पहले आपको मैं दिखाती हूँ पिक्चर ऑफ ईयर, ठीक है, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर आप इसकी बात करें तो देखिए ये एक्सटर्नल ईयर है आपका, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, और इसके बाद इफ़ यू सी, सो देखिए यहाँ पे ये मेम्ब्रेन दिया हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। इतना पार्ट हमारा कहलाता है एक्सटर्नल ईयर। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ईयर। वेरी क्लियर अबाउट दैट, ओके। 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, तो अभी हम एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज अबाउट द मिडल ईयर, ये दिख भी रहा होगा आपको, मिडल ईयर। मिडल ईयर में कौन है? मैल्यूस यानी हैमर, सबसे ऊपर हैमर है, फिर एनविल है, फिर स्टेरअप है। एंड अगर हम इंटरनल ईयर की बात करें तो इंटरनल ईयर में आपका आ जाता है ये ओवल विंडो एंड कॉइलिया। कॉइलिया में एक फ्लूइड होता है जो बैलेंस ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। दैट इज अबाउट द ईयर। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो एज पर द ऑप्शन दी ईयर, सबसे पहले हमने ईयरडम देखा, फिर मिडल ईयर में हैमर एनविल स्टिरअप देखा, एंड द एक्सटर्नल ईयर में और इंटरनल ईयर में ओवल विंडो देखा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. We can cope with stress by becoming aware of our irrational upsetting thoughts and replacing them with irrational calming thoughts. तो जब हम अपने थॉट्स की बात कर रहे हैं, देखिए जब वो ऑप्शंस के बेसिस पे ही डिलीट हो जाएगा। पहली बात तो ये थॉट्स की बात कर रहा है, तो जब भी थॉट्स की बात हो रही है तो कॉग्निशन की बात हो रही है, तो ऑन द बेसिस सारे के सारे ऑप्शंस डिलीट हो गए। और वो क्या कह रहा है? रिप्लेस कर रहा है किससे? रैशनल कामिंग थॉट से। तो किसकी बात हो रही है? कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच की। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर इज 19.
An instrumental response is conditioned only when organism interprets the reinforcement as being controlled by its response. तो एक इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स है जिसमें कंडीशन किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म को जो इंटरप्रेट करता है रीइंफोर्समेंट को एज कंट्रोल बाय इट्स रिस्पॉन्स. तो इसे बोलेंगे सेलिगमैन. अच्छा, सेलिगमैन ने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था लर्नड हेल्पलेसनेस, जिसमें वो ये लर्न करना सीख जाता है जब उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, लेकिन हर रीइंफोर्समेंट पर उसको शॉक मार दिया जाता, शॉक लगा दिया जाता है. तो वो ना वहाँ से स्केप करने की कोशिश करता है तो वो निकल नहीं पाता है, तो उसको कंडीशंस हो जाता है, वो रीइंफोर्समेंट कंट्रोल हो जाता है उसका रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट में. तो उसे ही बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस एंड गिवन बाय द सेलेक्टमेंट. Next, the question number is 20. When a child gets 2 chocolates once every week for its performance in the class, it is an instance of. देखो क्या बोल रहा है कि चाइल्ड को 2 चॉकलेट हर वीक मिल रही है. पहली बात तो फिक्स्ड इंटरवल हो गया. तो जब फिक्स्ड इंटरवल की बात हो गई तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गए. फिर वो बात कर रहा है कि हर उसकी परफॉर्मेंस के लिए इन द क्लास, तो यानी वो हर बार फिक्स्ड परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यानी फिक्स्ड रेशियो की बात हो रही है. तो दोनों फिक्स्ड रेशियो फिक्स्ड इंटरवल. और मैं पहले भी बता चुकी हूँ रेशियो का मतलब होता है कितने ट्रायल्स हैं और इंटरवल का मतलब होता है टाइमिंग से. नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट की बात है. यहाँ पे लर्निंग टर्म्स और उसका मैचिंग दिया है. तो अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ. देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ रीइंफोर्समेंट इज समथिंग टू इंक्रीज बिहेवियर इंक्रीजिंग. तो डिलीवरी ऑफ अ प्लीजेंट और एपिटेटिव स्टिमुले दैट फॉलो अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स, तो दैट इज रिलेटेड टू ए. फिर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं प्रेजेंटिंग अ न्यूट्रल स्टिमुले आफ्टर अ स्टिमुले दैट यूजुअली इलिसिट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी सी एस के बाद यू सी एस को प्रेजेंट करना है ना. न्यूट्रल मतलब कंडीशनल स्टिमुले एंड यू सी एस मतलब जो पहले आपका रिस्पॉन्स जनरेट करता था. फिर बात करते हैं पनिशमेंट की. पनिशमेंट क्या होगा, वो बिहेवियर डिस्क्रीज करेगा और अनप्लीजेंट होगा. तो आंसर विल बी अनप्लीजेंट और अवर्सिव स्टिमुले आफ्टर बिहेवियरल रिस्पॉन्स, तो दैट विल बी सी. एंड द ओमिशन ट्रेनिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ प्लीजेंट और एफिटेट. ये एक्चुअली में नेगेटिव वो है रीइंफोर्समेंट. रिमूवल ऑफ प्लीजेंट और एपिटेटिव स्टिमुले आफ्टर बिहेवियर, सॉरी नेगेटिव पनिशमेंट है. तो आंसर विल बी डी. सो एज पर द ऑप्शन इज ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. ये कुछ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ टेस्ट दिए हैं तो मैं बता देती हूँ उनके बारे में. सो लेट्स डू दैट. एंड जे बी रूटर थे, इन्होंने जो दिया था ही हैज़ गिवन दी लोकस ऑफ कंट्रोल. एंड व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल. जब भी हम कोई बिहेवियर करते हैं तो हम सपोज हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए तो हम जनरली ये बोलेंगे क्वेश्चन पेपर, अगर उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है तो वो बोलेगा कि भाई पेपर टफ आया था, या मेरे को पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं मिला, मेरी तबीयत मतलब बाहर के रीजंस को वो रिस्पॉन्सिबल बताएगा. लेकिन उसका अगर लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है तो वो अपने आप को दोष देगा कि यार मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, मैं अभी भी इतना अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा. और अगर एक्सटर्नल होगा तो वो अपनी डेस्टिनी वगैरह को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा. तो जे बी रूटर थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो आंसर विल बी ए लोकस ऑफ कंट्रोल गिवन बाय जे बी रूटर. नेक्स्ट B4. तो जो रॉबर्ट कॉलिंगर थे, उन्होंने दिया था टेम्परामेंट एंड करेक्टर इन्वेंट्री. ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था B4. एंड C2 जो ये सुजेन कोबासा है, इन्होंने हार्डी पर्सनालिटी दिया. और पीटी कोस्टा ने न्यू पर्सनालिटी, ये तो भी आएगा भी आगे, न्यू कोस्टा इनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे इस इन्वेंट्री के लिए. तो दिस इज आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23. In a study career aspiration of students, the respondents were required to state their career aspirant in about 60 words. This would be, देखिए अब अगर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन या क्या कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन सुने होंगे. क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें येस और नो में आंसर देना है. ओपन एंडेड का मतलब है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है और यू हैव टू राइट दी इन आंसर इन अ सब्जेक्टिव मैनर. तो आंसर विल बी, अब वो 60 वर्ड्स में बोल रहा है, सब्जेक्टिव मैनर में ही पूछ रहा है, बस उसने वर्ड लिमिट दे दी है. तो आंसर विल बी सी. चेकलिस्ट आपको पता है, जब आपको ऑप्शन होते हैं रॉन्ग एंड क्रॉस करने वाला. स्केल आइटम जो होता है कि आप स्केल करें 10 से लेके 1 के किस स्केल पे आएगा, या फिक्स्ड अल्टरनेटिव आइटम्स हो गया. तो आंसर विल बी ओपन एंड आइटम इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. इन पोंजो इल्यूजन एंड म्यूलर लेयर इल्यूजन लीनियर परस्पेक्टिव इज misapplied to the display. According to Gregory, perception is only a function of stimuli characteristic. मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, पहले पिक्चर दिखाती हूँ. ये देख रहे हैं आप, सॉरी, ये आप देख रहे हैं.
ये है जॉर्ज थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव परसेप्शन। इन्होंने बोला है कि जो हमारा पास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज अराउंड अस। अवर परसेप्शन वर्क्स बिकॉज अवर ब्रेन मेक्स रीजनेबल गेस अबाउट व्हाट वी सी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट मोस्ट लाइकली टू बी। दीज आर नोन एज परसेप्चुअल हाइपोथेसिस। तो विजुअल इल्यूजन जो होता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट दिस थ्योरी। ठीक है, और एक आपका पोंचो भी दिखाना था मुझे, मैंने वो लिया नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पे जब वो बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है तो अकॉर्डिंग, अब देखिए जॉर्जी जो बात कर रहा है वो कहता है परसेप्शन इज ओनली अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलस, जबकि वो तो पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इन पोंजो इल्यूजन एंड म्यूलर इल्यूजन लीनियर परस्पेक्टिव इज मिसअप्लाइड टू दिस डिस्प्ले। ट्रू। तो आंसर इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर इज 25, दैट इज मैच द फॉलोइंग। तो ये मैं आपको नीचे एक बार दिखा दूंगी, तो देखिए, फिर देख ही लीजिए आप। ये देखिए, ये प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी का तो होता है नियरनेस, सब कुछ पास 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 लग रहे हैं डॉट्स, है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्क्वायर और वो बना हुआ है। फिर सिमिलैरिटी, जैसे हम टीम को एक यूनिफॉर्म के पहनाते हैं ताकि वो सिमिलर दिखें, तो ये सिमिलैरिटीज़ दिख रहा है। ये 4 डॉट्स अलग हैं, दिस 4 डॉट्स लुक डिफरेंट, दिस 4 डॉट्स लुकिंग डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर क्लोजर। अब ये देखिए इनमें बीच में गैप है, ये आर्टिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है इसको हम सर्कल कंसिडर करेंगे, इसको स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत क्लोजर है। एंड कंटिन्यूटी लाइक दिस, देखिए ये आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भी इंटर वो होने के बाद भी हमें ये लग रहा है कि कंटिन्यू हो सकता है, ये यहीं तक हो, और ये तो डॉट्स है अपने अपने में, फिर भी हम इसे कंटिन्यूटी में ले रहे हैं, जबकि ये हो सकता है ये ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, बट स्टिल वी कंटिन्यूटी टेकिंग। हो सकता है ना कि ऐसे हो या ऐसे हो, तो वाई वी आर ओनली टेकिंग लाइक दिस एंड दिस वे, है ना, तो कंटिन्यूटी। एंड द कॉमन रीजंस, तो जैसे इसको आप देख सकते हो, वैसे तो ये अपने आप में एक फिगर है, ये अपने आप में, लेकिन हम इसको कंटिन्यूटी कॉमन रीजन मान रहे हैं कि ये एक जैसे दिख रहे हैं और ये एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। सो दिस इज, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसी की स्टेटमेंट्स उन्होंने आगे ऊपर दी है 25 में। तो लेट्स सी दैट दिस इज, तो ये इसका आंसर्स है, ठीक है। और दिस इज दी, लेट्स सी क्लोजर का मतलब क्या होता है। तो क्लोजर के बारे में वो क्या कहता है, ग्रुपिंग्स आर मेड इन टर्म्स टू कंप्लीट ऑफ कंप्लीट फिगर्स, तो पास पास में होते हैं क्लोजर, मतलब एक दूसरे के वो। एंड प्रॉक्सिमिटी में हमेशा एक वर्ड देखिएगा, नियरनेस, ठीक है। तो देखिए क्लोज टुगेदर आर ग्रुप टुगेदर, तो दैट इज कॉल्ड बी। एंड द सी इज सिंप्लिसिटी, पैटर्न्स आर परसीव्ड इन द मोस्ट बेसिक एंड डायरेक्ट मैनर पॉसिबल, जैसे हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी, है ना। एंड अगर सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट सिमिलर इन अपीयरेंस आर ग्राउंड टुगेदर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन इज डी। ओके, दैट्स सो। अब से मैं जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ना ऐसे बहुत लंबी बहुत टाइम लग रहा है और लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आगे का प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोशिश भी कर रही हूँ ना 50 क्वेश्चन वो करने की, तो नहीं हो पा रहे हैं। आई हैव टू मेक आई थिंक 2 वीडियोज़ नाउ, सो फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक 2 वीडियोज़, तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दूसरी वीडियो मिलेगी।